आईआईटी एडवांस आपको मालूम है अच्छे क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए जाना जाता है और उसमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो तो मजा ही कुछ और होता है। मतलब चैप्टर की मिक्सिंग आपको डिटेल में देखने को मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको दिख रहा है आईआईटी एडवांस 2025 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें इन्होंने यहाँ पे एक सब्स्ट्रेट दिया है जिसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करके पी बनाया है। उसके बाद CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन से क्यू बना रखा है। फिर NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड हीट से R बना रखा है। यहाँ जो पी बना रखा है इसी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करके S बना रखा है। रिएक्शन तो है ही यहाँ, साथ साथ इसी क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन और सिंपल सा एनालिसिस भी आपसे पूछ रखा है। मतलब चैप्टर की मिक्सिंग कितने अच्छे से की जाती है इसका जीता जागता उदाहरण आपको आईआईटी एडवांस के पेपर में देखने को मिलता है। इन्हीं तरह की प्रैक्टिस के लिए मैंने अपनी बुक 10 का दम बनाया है। इस 10 का दम में हमने कोशिश किया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन की बहुत सारी मिक्सिंग की है। तो इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए मैंने अपने बुक में इस वाले क्वेश्चन को फ्रेम किया है। मतलब पहले कुछ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमने आपसे ये बनवाया है। जब आप इस फर्स्ट को बना लेते हो उसके बाद ये P फिर Q फिर R और S इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर पूछा है। मतलब ये बना लेते हो, फिर ये आपका P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया और ये आपका S हो गया। तो दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2025 का क्वेश्चन था। तो हमारे दिमाग में आया कि किसी भी तरीके से पहले बच्चों से ये बनवाया जाए और एक बार बच्चा ये बना लेगा तो आगे केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो इसी को बनवाने के लिए हमने सबसे पहले आपसे इस रिएक्शन का हेल्प लिया है और पहले आपसे बनवाया है, फिर उसके बाद आईटी का रियल क्वेश्चन को आपसे करवाया है और करवाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ऐड करते हुए आपके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश किया है। तो आप मेरी बुक 10 का दम जो कि अमेजन पे अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो और 2013 से लेकर 2025 तक के जो भी आईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए मैंने क्वेश्चन को बनाया है। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे दिमाग में क्या थॉट आया था और जिसको लेकर मैंने क्वेश्चन को बनाया है और क्या क्या कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। एनालाइज करिए। आपके पास एक सब्सट्रेट दिया हुआ है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है और फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, और रिएक्शन करा रखा है H+ हीट। सोचिए H+ हीट इसको देखते ही दिमाग में बच्चे के क्या आएगा? प्रोटोनेशन। अब क्वेश्चन आया कि प्रोटोनेशन होगा तो क्या हम प्रोटोनेशन इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कराएं, हम ये प्रोटोनेशन इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कराएं, हम ये प्रोटोनेशन इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कराएं। तो दैट मीन्स जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वही तो प्रोटॉन को ऊपर अटैक करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई एक्स्ट्रा कहीं से अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। लेकिन ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर को तो A डबल बॉन्ड BC के पास लोन पेयर, रेजोनेंस के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो दैट मीन्स इस ऑक्सीजन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, यही इसके ऊपर अटैक करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है। और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है तो ये अब एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस पार्ट को निकाल देता है। तो दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हमने इसको एस्टर में कन्वर्ट किया है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पर कायरलिटी है। तो क्या इस कायरलिटी में कोई चेंज है? नहीं। तो दैट मीन्स जब आप रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हो तो इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन में कोई अंतर नहीं आएगा और जब इसके ऊपर कोई अंतर नहीं आएगा तो रिंग का फॉर्मेशन करो। तो ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया 3, ये नंबर हो गया 4, ये नंबर हो गया 5 और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ने वाला है तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो जब 6 मेंबर रिंग बन जाएगी तो उसी 6 मेंबर रिंग को आप ऐसे बना लो। ये आपका CO, ये एक जगह हो गया O। अब CO के बगल वाले कार्बन को देखो CH2, उसके अगले वाले कार्बन पे CH2PH लगा हुआ है। तो ये आपका CH2, ये आपका C, इसी पर्टिकुलर कार्बन पे ये आपका CH2PH आपने ऐसे लगा दिया, ऐसे बना दिया। अब इस पर्टिकुलर के आगे देखो CH2CH2O तो CH2CH2O ऐसा बन गया। तो यही आपका जो कंपाउंड है ये कंपाउंड आपका फर्स्ट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ की कहानी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ की कहानी के अंदर अल्कोहल है, एसिड अल्कोहल का रिएक्शन करवा दिया, अब कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर बनवा दिया। इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन में कोई अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है।
अब जब आपने इस पर्टिकुलर वन को बना दिया, यही आईटी एडवांस का क्वेश्चन यहां से चालू होता है। इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन। सोचिए कहानी में है क्या, एस्टर, और एस्टर के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन, मतलब एस्टर का रिडक्शन। तो जब एस्टर का रिडक्शन करते हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ता है, और सबसे पहले इसको एल्डिहाइड और अल्कोहल के रूप में इसको निकालता है, और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होते हुए उसको एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इधर वाला पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट होने वाला है, और इधर वाला पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट होने वाला है। यही तो होगा। और ध्यान रखिएगा कि जब कभी कहानी में आपके पास किरदार एसिड हैलाइड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, कहानी में आपका एस्टर हो, कहानी में आपका एसिड हो, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करना हो, तो इसी बॉन्ड को तोड़ना होता है, और सबसे पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है, और फिर से रिडक्शन करके इसको कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो आपका CO वाला पार्ट है, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब इस पर्टिकुलर का रिडक्शन कराओगे तो इसी बॉन्ड को तोड़िएगा, और जब बॉन्ड को तोड़िएगा तो इधर हो जाएगा CH2OH, इधर भी आपके पास ये CH2OH। तो इस पर्टिकुलर कार्बन को अगर ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखाई दे रहा है, CH2 और उसके आगे CH2OH। तो ये आपका CH2 आगे CH2OH ऐसे आपने बना दिया। इधर भी देखो तो CH2 यहाँ CH2OH, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग CH2 ये CH2OH आपने ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2 और PH, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो CH2PH आपने ऐसे बना दिया, ये बन गया। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया बेटा, ये कंपाउंड आपका सेकंड है। अब कहानी का ट्विस्ट देखो, कहानी का ट्विस्ट देखो, इस पर्टिकुलर में कायरलिटी है, क्योंकि एक तरफ H है, एक तरफ CH2PH है, यहाँ CH2 के आगे CO है, और यहाँ CH2 के आगे CH2 है, तो दैट मीन्स यहाँ कायरलिटी है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है, लेकिन जब आप इसका रिडक्शन करके ये बनाते हो तो इधर देखो CH2 CH2OH, इधर भी देखो CH2 CH2OH, तो दैट मीन्स इसकी कायरलिटी अब खत्म हो चुकी है। और जब कायरलिटी खत्म हो चुकी है तो चाहे इसे प्लेन के बाहर दिखाएं, प्लेन के पीछे दिखाएं, प्लेन में दिखाएं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो आगे आने वाले समय में जब मैं पेपर में लिखूंगा तो हो सकता है इसको प्लेन के बाहर ना दिखाऊं और इसको सिंपल ही मैं दिखा दूं। जब कायरलिटी होगी तब उसे ऊपर नीचे लिखने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में बदलाव आएगा। लेकिन जब कायरलिटी नहीं है तो ऊपर नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए सोचते हैं। तो आईटी ने सबसे पहले क्या किया कि आईटी ने सबसे पहले आपको साइक्लिक एस्टर के ऊपर रिडक्शन करा के कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना दिया। आईटी ने इस तरह का क्वेश्चन पास्ट में ही पूछा हुआ है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में यहाँ पे पीएच उन्होंने नहीं दिया था और यहाँ पे CH3 देकर क्वेश्चन को बना लिया था, लेकिन इस बार CH3 का एक हाइड्रोजन को हटाकर पीएच लगा दिया है और उसके बेसिस पे आगे क्वेश्चन करवा दिया है। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये क्वेश्चन सेम इन्होंने पहले पूछा था, उसी क्वेश्चन को एक बार इन्होंने फिर से पूछ लिया। एनालाइज करिए। तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग जब आप ये बना चुकी हो, अब कहानी के अंदर अल्कोहल है और इसके ऊपर CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, मतलब अब ऑक्सीडेशन है। और जो ऑक्सीडेशन है तो दिमाग में आया कि क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे लाकर रोक दें या इसके कोरस्पॉन्डिंग हम प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर लेकर जाएं। तो याद रखिएगा कि जब वीक रिएजेंट होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड पे जाकर रुकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाना है। तो क्वेश्चन आया कि सर वीक रिएजेंट कौन से हैं, तो वीक रिएजेंट होते हैं PCC PDC। तो अगर PCC या PDC है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे लेके जाओ, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन पे लेके जाओ और टर्सरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन मत कराओ। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हैं जैसे KMnO4, K2Cr2 7, CrO3H+, CrO3H+, तो ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग कीटोन पहुंचाते हैं और टर्सरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं कराते हैं। तो दैट मीन्स ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, इस प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाना है। तो इसी कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो कहानी में क्या आने वाला है, इसके आगे CH2 और COOH, इधर भी CH2 COOH। तो यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग इतने पार्ट में तो कोई अंतर है नहीं, इसको मैं डायरेक्ट प्लेन में ही लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो कैरेक्टर आया CH2PH, अब यहाँ पे इस CH2 के आगे COOH ऐसे बना दिया और CH2 के आगे COOH ऐसे बना दिया। ये जो बन गया आपका बन गया। अब ये थर्ड बन गया है बेटा, इसके ऊपर कह रहा है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट।
सोडा लाइम का रिएक्शन। और सोडा लाइम क्या करता है? डिकार्बोक्सिलेशन करता है। और जो डिकार्बोक्सिलेशन करता है तो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल देना है और यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल देना है। तो दैट मीन्स दोनों से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड निकल गई, दैट मीन्स एक एक कार्बन कम हो गया, तो यहां पे हो गया CH3, यहां भी हो गया CH3। तो हमें जो मिला, हमें क्या मिला? हमें मिला ये आपका pH, ये आपका इधर CH3 और इधर भी CH3, ये मिल गया। ये आपका कौन सा हो गया? फोर्थ। ये जो फोर्थ आपने बना दिया है, इसके ऊपर बोल रहा है ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन। सोचिए चैप्टर कौन सा है? अल्कीन। चैप्टर है के अंदर अल्कीन के साथ साथ एक हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप से भी रिप्लेस किया है। अब ब्रोमीन एस म्यू का रिएक्शन है, और जो ब्रोमीन एस म्यू का रिएक्शन है मतलब अल्कीन के ऊपर मोनो फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन है लाइट की मौजूदगी में। और लाइट के ऊपर, लाइट की मौजूदगी में जब मोनो फोटो हेलोजिनेशन कराते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, तो जहां का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग आपको सोचना है। तो बच्चा देखता है टर्सरी और तुरंत यहीं पर Br को लगा देगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि यहाँ का जब फ्री रेडिकल बनाओगे तो हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी गेन करेगा, और यहाँ का फ्री रेडिकल बनाओगे तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करेगा। और जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करेगा तो यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ का फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा। और जब यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग आप जो बनाने वाले हो, ये कुछ इस तरह की स्पीशीज बनाने वाले हो, और ये बनने वाला है फिफ्थ। अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुल रहिएगा, ठीक है। हम यहाँ का फ्री रेडिकल जब बनाएंगे तो केवल हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट की स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ का फ्री रेडिकल बनाएंगे तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी। तो दैट मींस आपको यहाँ का फ्री रेडिकल के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला अल्काइल हैलाइड बना देना है। और जब ये अल्काइल हैलाइड बन गया, अब इसके ऊपर बोल रहा है एल्कोहलिक केवेज हीट। और जो एल्कोहलिक केवेज हीट है ये क्या करता है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराता है वाया E2 मैकेनिज्म। और जो E2 मैकेनिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराता है, तो इस Br को हटाना है, बगल में यहाँ का हाइड्रोजन को हटाना है और यहाँ डबल बॉन्ड बना देना है। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बना देना है तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसे मिलने वाला है? ऐसे मिलने वाला है, यही हो जाएगा सिक्स्थ। सोचिए क्वेश्चन में IT ने आपसे क्या पूछा? सबस्ट्रेट साइक्लिक एस्टर का पहले आपसे रिडक्शन पूछा, फिर जो कंपाउंड बना इसका ऑक्सीडेशन पूछा, इसके बाद यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन पूछा, डिकार्बोक्सिलेशन पूछा। इसके बाद हमने यहाँ पर हेलोजिनेशन पूछा, हेलोजिनेशन पूछा, हेलोजिनेशन पूछा, और यहाँ आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पूछा। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हेलोजन को हटाने की बात कर रहे हैं, या हेलोजन को लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की बात कर रहे हैं, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ एस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो IT ने सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसके आगे हमने कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के मिक्सिंग के क्वेश्चन को करने हैं तो मेरी बुक 10 का दम, इसे आप जरूर लगाइए, आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इनहेंस कर देगा। मार्केट में इस तरह की ये पहली किताब है जिसमें आपको 2013 से लेकर 2025 तक रियल IT एडवांस के क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हमने क्वेश्चन को बना रखा है। हो सकता है कि सर आपको जो पढ़ा रहे होंगे एक आध क्वेश्चन ऐसा करा दिया होगा, लेकिन रेफरेंस इसी पर्टिकुलर IT के क्वेश्चन को लेकर इतने सारे क्वेश्चन को करवाना, 140 क्वेश्चन इस बुक के अंदर ऐसे हैं, दैट मींस 1400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, चैप्टर की मिक्सिंग हो सकता है इतना ना कराया हो। तो अमेजन पर बुक है, जरूर लें, क्वेश्चन को लगाएं, आपके IT की जर्नी काफी आसान हो जाएगी। इधर आते हैं, तो यहां जो आपने सेकंड बना रखा है, इसी सेकंड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन टेम्परेचर। सोचिए अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन है क्या? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से आपको वाटर को निकालना है, यहां से आपको वाटर को निकालना है। और जब यहां से वाटर को निकाल दोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या बना दोगे? इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ डबल बॉन्ड, इधर भी चले जाओ तो डबल बॉन्ड, यहाँ आपका CH2 और ये pH ऐसा बन गया। ये जो बन गया ये आपका बन गया सेवेंथ। अगेन सोचिए NBS का रिएक्शन ये क्या करेगा? एलाइलिक या बेंजाइलिक पोर्शन का हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस करता है। तो सोचिए इस फ्री रेडिकल के बारे में सोचिए तो ये हो गया एलाइलिक, इस फ्री रेडिकल के बारे में सोचो एलाइलिक। तो दो जगहों से एलाइलिक फ्री रेडिकल के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन यहां अगर सोचें तो बेंजाइलिक,
यहाँ सोचें तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल रही है। तो बच्चा सोचेगा कि सर यहाँ तो दो तरफ से रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ तो एक ही तरफ से रेजोनेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन बच्चा भूल जाएगा कि यहाँ जो फ्री रेडिकल आ रहा है, यहाँ तीन तीन बेंजीन का डबल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं। यहाँ लीनियर कंजुगेशन की बात हो रही है, यहाँ क्रॉस कंजुगेशन की बात हो रही है। तो दैट मीन्स यहीं का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ का फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा। तो दिखेगा यहां, होगा यहां, और यहां का हाइड्रोजन हटाओ और यहां पे Br को लगाओ। और जब आप यहां पे Br को लगा देते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनता है, यही हो जाता है आपका 8। ये बन गया। और जो 8 बन गया, इसके ऊपर कह रहा है एल्कोहलिक KOH। अगेन एल्कोहलिक KOH मतलब E2 रिएक्शन है, और जो E2 रिएक्शन है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है। आपको HBr को निकालना है, तो यहीं का H और ये Br को निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बना दोगे तो ये आपका PH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर एक डबल बॉन्ड हो गया, इधर एक डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 9th। ये आपने बना दिया। और ये जो 9th बन गया बेटा, इसके ऊपर बोल रहा है HBr का रिएक्शन है लेकिन एक्सेस में है। तो दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां भी कराना है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां भी कराना है, और आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां भी कराना है। लेकिन क्या इस बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है, क्या उस पाई बॉन्ड के ऊपर भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो दैट मींस जब HBr का रिएक्शन की बात कर रहे एक्सेस में, तो आपको बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करना है, आपको इस अल्कीन के साथ रिएक्शन करना है, इस अल्कीन के साथ रिएक्शन करना है, इस अल्कीन के साथ रिएक्शन करना है। बस में आगे। अब सोचिए जब H+ का अटैक होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो जहां का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसी कार्बोकेटाइन के ऊपर Br- का अटैक होगा। तो जब इसके ऊपर रिएक्शन करके H को जोड़ोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, तो इसका तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलने वाली है, मतलब यहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। यहाँ अटैक करके H को जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे, अगेन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलने वाली है, तो दैट मीन्स यहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। सोचिए अगर हम यहाँ पे H को जोड़कर ये कार्बोकेटाइन बनाए तो दो डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, लेकिन H को जोड़कर यहाँ कार्बोकेटाइन बनाए तो बेंजीन का रेजोनेंस, और साथ साथ लीनियर कंजुगेशन। तो दैट मीन्स यहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, यहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, यहाँ का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। तो दैट मीन्स इन्हीं कार्बोकेटाइन के ऊपर आपको Br को लगाना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एक Br को मैं यहां लेकर आने वाला हूं, एक Br को मैं यहां लेकर आने वाला हूं, और एक Br को मैं यहां लेकर आने वाला हूं, वही हो जाएगा आपका 10th। तो सोचिए इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे दिमाग में थॉट था वो क्या था? मेरे दिमाग में थॉट था कि सबसे पहले उस सबस्ट्रेट को बनवाया जाए जिस सबस्ट्रेट को लेकर आईटी ने अपने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो सबसे पहले हमने आपसे उस सबस्ट्रेट को बनवाया, और सबस्ट्रेट को बनवाने के बाद जो रियल आईटी का क्वेश्चन था उन क्वेश्चन को करवाया। दैट मींस आपसे रिडक्शन करवाया, आपसे ऑक्सीडेशन कराया, आपसे डिकार्बोक्सिलेशन करवाया, लेकिन इसके बाद हमने आपसे हैलोजिनेशन करवाया। तो दैट मीन्स हमने यहां से जो अल्केन चैप्टर आ रहा है इसमें आपको दिखाने की कोशिश किया है कि यहां से टर्सरी फ्री रेडिकल बनता है, यहां सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है, लेकिन सेकेंडरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, टर्सरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि टर्सरी वाले केस में केवल हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, लेकिन सेकेंडरी वाले केस में रेजोनेंस आ रहा है। तो बच्चा जल्दबाजी में गलती करेगा और यहां पर Br को लगाने वाला है, लेकिन आपको Br यहां पर लगाना है। तो दैट मींस हमने अल्केन चैप्टर को एरोमेटिक चैप्टर के साथ मिलाया, और अल्केन एरोमेटिक चैप्टर को मिलाकर बच्चों से कॉन्सेप्ट को करवाने की कोशिश किया, इंफॉर्मेशन को जो बच्चे ने दिमाग में बैठा रखा है कि टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उनके दिमाग से हटाने की कोशिश किया है। तो दैट मींस कभी भी पिक्चर ऐसा मत बनाइएगा कि टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी की स्टेबिलिटी टर्सरी की स्टेबिलिटी से ज्यादा हो जाए जब कहानी में रेजोनेंस आएगा। तो हमने यहां से एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया है कि टर्सरी की स्टेबिलिटी कम हो सकती है, सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है अगर उसके अंदर रेजोनेंस आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को यहां पर मिलाने की कोशिश है। और जब एक बार आपने हैलोजिनेशन करा के यहां पे पहुंच गए, उसके बाद हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन E2 मैकेनिज्म की बात किया है कि जहां कहीं भी अल्कोहलिक KOH आपको दिखाई दे जाए E2 रिएक्शन कराइएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। दूसरा यहां देखिए, तो यहां पर आईटी ने आपसे पूछा है कि जो अल्कोहल आपने बना रखा है इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे कराओगे। तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करके आपको डबल बॉन्ड बनाना है।
कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, उनके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ अल्कोहल है, यहाँ अल्कोहल है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला है तो यहाँ से वाटर ग्रुप में निकाल दो, कार्बोकेटाइन बना दो और इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर अल्कोहल का अटैक करा दो और साइक्लिक ईथर बना दो। आ सकता है ना। और अगर आपके दिमाग में आ सकता है कि साइक्लिक ईथर बना दो, तो आगे वाले क्वेश्चन को भी देखो कि अगर आपने ईथर बना दिया बेटा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया तो एनबीएस का रिएक्शन कैसे कराओगे? में आगे एनबीएस का रिएक्शन कैसे कराओगे? तो कभी कभी आगे की चीजों को देखते हुए पीछे आपको सोचना होता है कि ये क्या हो सकता है। तो यहां आपका डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट ही लगाना है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करना है और डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यही बनाना है। अगेन इसमें भी हमने कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश किया है कि जब एनबीएस का रिएक्शन कराओगे और जब आपको एलाइलिक पोर्शन दिख रही हो, जब आपको बेंजाइलिक पोर्शन दिख रही हो, तो कहां पर रिएक्शन कराना है? कि आपको एलाइलिक पे कराना है या आपको बेंजाइलिक पे कराना है? तो एलाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। और जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, भले ही सेकेंडरी है, आपको इसी को बनाना है। एलाइलिक भले ही टर्सरी है, आपको इसको नहीं बनाना है। तो दैट मींस एलाइलिक और बेंजाइलिक का डिफरेंस को यहां पे समझाने की कोशिश किया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाया है। अगेन आगे एल्कोहलिक KOH मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन एक से ज्यादा भी हो तो भी करा सकते हो, यहां से अल्कीन बनाया। अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाकर इसके ऊपर न्यूक्लियोफिल का अटैक कराना। अगेन कॉन्सेप्ट, अगर यहां का कार्बोकेटाइन बनाते हो दो तरफ से रेजोनेंस, यहां का कार्बोकेटाइन बनाते हो एक तरफ से रेजोनेंस। लेकिन बेंजीन का रेजोनेंस, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, बेंजीन का रेजोनेंस आता है, इसलिए इस पर्टिकुलर के ऊपर कार्बोकेटाइन बनाकर Br का अटैक कराइए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाइए। तो हमने कोशिश किया है कि इस 10 के दम वाले बुक में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को मिलाया जाए और अच्छे कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपकी अच्छी नॉलेज के एनालिसिस कराई जाए। तो जो बच्चे रियल में आईटी एडवांस को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आईटी में जाना चाहते हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शन के इंटरमिक्सिंग के कॉन्सेप्ट को करना चाहते हैं, उनके लिए बुक रामबाण है। इस नवमी पर इस बुक को ऑर्डर करिए, क्वेश्चन को लगाइए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, जिस टीचर से पढ़ते हो, ठीक है, उनका हेल्प लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्वेश्चन तो दिया ही है, इस बुक के अंदर क्वेश्चन तो दिया ही है, इसका आंसर भी दिया है और इसके साथ साथ इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, साथ साथ इस पूरी ऑर्गेनिक पे कितने रिएक्शन आपको पढ़ने होते हैं उसकी पूरी डिटेल भी इसके अंदर दिया हुआ है। और हर रिएक्शन का क्या की पॉइंट होता है वो भी मैंने इस बुक के अंदर, ठीक है, की नोट्स के रूप में दिया है। ये बुक वन एंड सफिशिएंट बुक है आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन की पूरी प्रैक्टिस करने के लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस बुक को लें और क्वेश्चन को लगाएं। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो दैट मींस हमने कुछ हद तक आपको ऑर्गेनिक समझा दिया है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डर को दूर करें। गुड लक, गुड डे, हैप्पी रामनवमी।